आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 30 जो है वो स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट यूनिट नंबर 6। देखिए इससे पहले जो था वो हमने यूनिट नंबर 5 किया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था और आज से जो है वो हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करना है और उसका नेम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसका आज हम ओवरव्यू लेंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है। ठीक है, देखें पिछले जो चैप्टर था हमारा उसमें हमने देखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वो जो था वो 2 चैप्टर्स पे बेस करता था। मीन्स के यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 जो था वो दोनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बेस करते थे। इनमें हमने मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन देखा था। अब सवाल ये पैदा होता है जब वो सारे जो है वो मेजर्स ऑफ सेंटर को जो है वो करने के लिए हमारे पास थे, तो मेजर्स ऑफ जो है वो डिस्पर्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी जब वो हमारे पास डेटा था। मीन्स के वो हमारे पास मेजर्स थी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, तो डिस्पर्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखें जी, पहले हम वैसे ही ओवरव्यू के लिए बताता हूँ कि डिस्पर्शन जो है वो होता क्या है। डिस्पर्शन बोलते हैं या डिस्पर्शन को बाद में देखते हैं ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास मैं अगर ले लूँ कि एक फ़र्ज़ करें, देखें अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 डेटा हैं, एक में वैल्यू है 8, 7 और अगर दूसरे में मैं काट दूँ 1 एंड 14। अगर मैं 2 ले लेती हूँ ना, ये 2 अलग अलग हमने वैल्यूज़ ले ली, 2 अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ मैंने ले ली। जब मैं इसका मीन निकालूंगी, मीन होता है ना एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। अब जब मैं इसका समेशन एक्स ओवर एन करूँगी तो 8 + 7 और एन जो है वो 2 है और एक्स बार जो है वापस इधर आ जाता है 1 + 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ये 15 आ जाता है ना, 15/2 और ये भी 15/2 और ये 7.5 आता है आई थिंक। देखें जी, वैल्यूज़ अलग अलग थी लेकिन इनका मीन जो है वो सेम ही आ रहा था। मीन्स के जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमें डेटा को एक्यूरेटली मेजर नहीं करने दे रही थी। ठीक है जी, हमें देखना है कि फ़र्ज़ करें कि इस तरह हम सिर्फ इस पे रिलाई करके हम अपना जो है वो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से जो इन्वेंटर्स हैं उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम कोई ऐसा टूल जो है वो इन्वेंट करें जिससे क्या हो कि वह हम डिस्पर्शन को भी देख सकें। डिस्पर्शन होता क्या है बेसिकली, डिस्पर्शन होता है फैलाव, स्प्रेड किसका, फैलाव डेटा का। ठीक है, हम बोल सकते हैं डिस्पर्शन होता क्या है, फैलाव। उसके अलावा मैं इधर लिख सकती हूँ स्प्रेडनेस ऑफ डेटा। डेटा मतलब किधर किधर तक जो है वो फैला हुआ है। और मींस के ये स्प्रेडनेस ऑफ डेटा क्यों देखा जाता है, हम देखते हैं कि वेरिएशन को चेक करने के लिए। ठीक है, कि वेरिएशन डेटा में कितनी है। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन से अब क्या मुराद है, वेरिएशन को हम चेक इस तरह करते हैं कि जो डिफरेंस जो होता है ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ। ठीक है, हम वेरिएशन को किस तरह चेक करते हैं, वेरिएशन को किस तरह चेक किया जाता है। वेरिएशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस जो है वो चेक करते हैं। इससे आपको क्या समझ आए कि जो डिफरेंस ऑब्जर्वेशंस का उनकी मीन के साथ, मीन्स के जो हमारे पास है वैल्यूज़ का उनकी अपनी एवरेजेस के साथ जो है वो हम जो डिफरेंस है वो चेक करते हैं। जो भी वैल्यूज़ आएंगी
उनका अपनी एवरेजेस के साथ हम डिफरेंस चेक करते हैं कि आया कि वो जो अपनी एवरेज से दूर हैं या अपनी एवरेज के क्लोज हैं। क्या मैं बोल रही हूँ, फर्ज करें कि ये हमारे पास वो बाद में हम देख लेंगे कि हमारे पास कोई भी हमारे पास वेरिएशन को किस तरह चेक करते हैं कि मेरे पास कोई भी आंसर आया उसका उसकी मीन के साथ ही हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि वो अपनी एवरेज, फर्ज करें कि ये हमारे पास सेंटर है और एक वैल्यू इधर आ रही है एक वैल्यू इधर, तो ये क्लोज हैं, इट मीन्स कि ये हमारे पास इतना जो डेटा में वेरिएशन नहीं है। जबकि अगर ये दूर हुआ तो इट मीन्स कि डेटा में वेरिएशन होगी, इसमें जो है डेटा जो है वो वेरी करेगा, वो हम इस पर रिलाई नहीं कर सकेंगे। मैं इसे वापस समझाऊंगी सही करके। तो ये हमारे पास वेरिएशन का हमें थोड़ा समझ आ गया कि वैल्यूज़ का जो है उनकी एवरेजेस के, अगर जो वैल्यूज़ है ना वो अपनी एवरेज के क्लोज होती हैं, अगर वैल्यूज़ अपनी एवरेज के क्लोज होती हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये हमें बोलते हैं अगर क्लोज है ना तो वो हम इसे बोलेंगे कि इसमें जो है वो इधर एग्जांपल दे देती हूँ, अगर वैल्यूज़ अगर क्लोज होती हैं, वैल्यूज़ अगर क्लोज हुई तो इसमें क्या होगी, लेस वेरिएशन, इसमें ज़्यादा वैरायटी में डेटा नहीं होगा, लेस वेरिएशन होगी। तो इट मीन्स जिसमें लेस वेरिएशन होगी ना तो वो हम कहेंगे कि ये बेटर डेटा सेट है। ठीक है जी, अगर वेरिएशन लेस हुई तो हम बोलेंगे कि ये बेटर डेटा सेट है, मीन्स के इस पे हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर वैल्यूज़ इसी तरह अपनी एवरेजेस से दूर होती हैं हम कहेंगे कि इसमें जो है वो वेरिएशन, मोर वेरिएशन है या जो भी आप लिख दें। ठीक है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन होती है और जो इसमें जो होता है ये बेटर डेटा सेट है, ये गुड डेटा सेट होता है ये वाला, और ये क्या होता है, ये हमारे पास बैड होता है, बैड डेटा सेट होता है। मीन्स इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, इसमें हम रिलाई नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये क्यों ज़रूरी होता है, हम डिस्पर्शन को क्यों यूज़ करते हैं। हमने देखना होता है कि वैल्यूज़ का उनकी अपनी एवरेजेस के साथ जो है वो डिफरेंस कितना है, और ये डिफरेंस चेक करने के लिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ना, ये वैसे मैंने समझाने के लिए किया था। अब इस एग्जांपल को हम वापस देखते हैं। आई डोंट नो कि मैंने कितना एक समझाया, लेकिन चलें देखते हैं, इससे देख लेते हैं। 8 7 एक मैंने बोला था और दूसरा मैंने बोला था 114। अब देखें जी, ये किस चीज़ का, ये कोई भी डेटा हो सकते हैं, दो डिफरेंट डेटास हो सकते हैं। मैं फर्ज करती हूँ कि ये किसी प्लेयर के ने स्कोर किया, ये एक प्लेयर ने स्कोर किया, ये एक दूसरे प्लेयर ने स्कोर किया। ठीक है, कोई भी किस्म की गेम हो सकती है। मैं इसे करती हूँ कि ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। ठीक है जी, अब ये जो प्लेयर ए है उसने एक बार 15 में से 8 स्कोर किया और एक बार 15 में से 7 स्कोर किया, जबकि जो प्लेयर बी है उसने एक मैच में जो है, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी गेम थी, उसमें एक में 1 स्कोर किया और एक में 14 स्कोर किया। अब देखें जी, जब हम इनका मीन निकालेंगे, मीन हमने वो पीछे निकाला, दोनों का 7.5 आया था। ठीक है, अब इन दोनों का 7.5 मीन आया था, लेकिन हमने अगर फाइंड करना है कि इन दोनों में से बेस्ट प्लेयर कौन सा है, अब मुझे फाइंड करना है कि इसमें से बेस्ट प्लेयर कौन सा है। वो चीज़ में जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से फाइंड आउट नहीं कर सकती। ठीक है जी, अब वो चीज़ मैं नहीं कर सकती कि वो बेस्ट प्लेयर इन दोनों में से कौन सा है। उसके लिए जो है वो मुझे फाइंड आउट करना होगा। देखें, आपने नोट किया होगा जो सिर्फ जो है मीन नहीं ज़रूरत होता, मेरा आपको भी बताया नहीं मैंने, तो सिर्फ वो मीन के साथ काम नहीं होता, मीन से तो वो डिवीजन और इस तरह होता है। ये जो अब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रेंज और इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये मैंने इसी तरह सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास होगा कि हमने देखना है कि बेस्ट प्लेयर इन दोनों में से है कौन सा। तो मैं क्या करूँगी, ये हमें मिड पॉइंट पता है 7.5, मैं इसका चार्ट सा बना सकती हूँ ना दोनों का।
7.5 जो है, अब देखिए 7.5 एक जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 आई है, मीन्स ये इधर साथ ही है ना 8, और एक जो है वो हमारे पास 7 है डेटा में, और एक इधर जो है ये 1 है, और एक जो है ये 14 है। क्या हमें समझ आ रही है इस ग्राफ से? मीन्स कि ये जो है, ये जो प्लेयर ए है वो अपनी एवरेज के करीब करीब है, जबकि प्लेयर बी जो है वो अपनी एवरेज से दूर है। हमें ये चेक करना होता है कि कौन सा जो है हम डेटा पे जो है वो रिलाई कर सकते हैं। वो उस रिलायनेस को देखने के लिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है। आप फर्ज करें कि अब ये जो प्लेयर ए था उसके स्कोर थे पहले मैच में 8 और सेकंड में जो थे वो 7 थे, मींस के उसने एवरेज खेला दोनों में, और हम रिलाई कर सकते हैं कि अगला वो जो मैच या जो कुछ भी खेलेगा, जो भी गेम खेलेगा, वो इसी तरह की मार्क्स लेगा, 8 हो गए 9 हो गए, ठीक है जी। जबकि ये जो प्लेयर बी है उसके एक जो है वो गेम में 1 थे, दूसरे में 14 थे, तो हम ये ज्यूम नहीं कर सकते कि आया कि वो जो थर्ड गेम खेलेगा वो ठीक भी खेलेगा या नहीं। तो इस वजह से जो है वो हम कंपैरिजन के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं और फिर ये देखते हैं कि हम किस डेटा पे रिलाई कर सकते हैं। इस वजह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ होता है। तो अगर मुझे अब ये चूज़ करना हो कि मुझे किस पे मैं रिलाई कर सकती हूँ, प्लेयर बी का तो जो रिज़ल्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल आ सकता है, हम नहीं जो है वो अज्यूम कर सकते। जबकि जो प्लेयर ए है मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं इस पे रिलाई कर सकती हूँ, और जो इसका जो है वो अगला मैच भी इंशाल्लाह जो है या जो भी गेम है उसके 9, 7 और 8 यही रेंज होगी। तो इसके लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं, और ये काम हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं हो सकता था। उम्मीद है आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ आ गई होंगी। इसके अलावा जो है आपको क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं मैंने आपको बताया? हाँ, ये भी बता देती हूँ कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो हैं उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मेजर्स, MEASURES, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, ठीक है जी। हमने पहले देखा कि डिस्पर्शन होता क्या है, अब हमने देखना है कि इसकी टाइप्स क्या हैं। तो हमारे पास जो है टाइप्स है, दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और एक होता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है जी। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक होता है हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब हमारे पास जो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ना, वो सिर्फ जो है वो हमारे पास अमाउंट मेजर करती है। मीन्स के हमने अगर अमाउंट को मेजर करने के लिए ना या कोई भी उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए होती है कि आया जो इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास उसके जो मीन से है वो ज़्यादा है या कम है। अगर जो ज़्यादा हो तो वो हम कहते हैं कि ये जो है वो इसमें ज़्यादा वेरिएशन है, अगर वो लेस हो तो हम बोलते हैं इसमें लेस वेरिएशन है। इसके लिए हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं। जबकि जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हमें ये जो है वो ग्राफ, ये जो चार्ट है वो हमें हम बना के उसमें से सर्च करते हैं। रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम जो है वो डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ हमने डेटा को एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया, उसका ये मेथड होता है ना, ये हमने ये किया, ये सेंटर उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं, एक ये होगी थी, और इसमें ये जो है एक ये इधर आ रही है वैल्यू, एक इधर आ रही है सेंटर से ना। तो ये जो हमने कंपेयर किया ना एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के साथ, ये हम एब्सोल्यूट में नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट में फ़र्ज़ करें कि वो इन दोनों का 7.5 इस तरह का कुछ आंसर आ जाता है, लेकिन चूंकि हम मीन को नहीं यूज़ करते एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, जो हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो हम इधर यूज़ करेंगे। जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम डेटा को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हमारे पास जो है
हमें बताती है, अमाउंट बताती है या वैल्यू बताती है कि जो उसका जो एवरेज है, एवरेज जो है उसकी जो है वो कम है या ज़्यादा है, मीन्स के जो आंसर आया है उस पर हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं। फर्ज करें कि एक का 1 आया, एक जो हमारे पास कोई भी हमने एक डेटा निकाला उसका 1 है, एक का 17, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ज़्यादा इसका कम, लेकिन इसको पूरी तरह हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ये अलग अलग ही रहेंगी। जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम एक को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें, इसका मकसद ही यही है। तो अब हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास कौन कौन से टूल्स आएंगे। रेंज आएगा, ठीक है, इसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशन, उसके अलावा आएगा हमारे पास मीन डेविएशन, फिर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, पहले आपका ने कोई मसला नहीं है। तो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। देखें जी, हमने कहा था कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं हम इनका कंपेयर नहीं कर सकते, जो रिलेटिव है उसमें हम कंपेयर करते हैं। तो रेंज है तो उसी का वैल्यूज़ का अपनी एवरेजेस के साथ होता है, तो फिर इसीलिए रेंज है अगर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, तो रिलेटिव में इसका नाम होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर क्वार्टाइल डेविएशन है तो इधर यही हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अगर मीन डेविएशन की बात हो रही थी उधर, तो इधर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन था तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि वैल्यूज़ का अपनी एवरेजेस के साथ ही हम निकालते हैं, तो इसलिए इसी के साथ हम यही लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिख दें या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये इसको किस तरह करते हैं। ये कोफिशिएंट इससे लगाया क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं उनका अपनी एवरेजेस के साथ ही हम कंपैरिजन करते हैं, जिस वजह से। अब देखें ये जो है वो इसमें हम रेंज यूज़ करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और ये सारी चीज़ें। अब मेरी बात सुने, उधर चूँकि मीन नहीं था, इधर मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। वैसे इसमें देखें एक और जो रेंज हमने पहले की हुई है, ठीक है, इसमें जो सेकंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इसमें एक्चुअल वैल्यूज आती हैं ना मीन्स के। तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होगा कि डेविएशन फ़र्क को कहते हैं, क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करके हम वो फ़र्क देखेंगे, ठीक है जी। मीन्स एक जो हमारे पास डेटा है ना, ये एक हमारे पास जो हमारे पास ये कर्व बनी है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो जब उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद जो है वो इसकी वजह से क्वार्टाइल, इसे बोलते हैं क्वार्टर या क्वार्टाइल जो है वो 4 को ही कहते हैं। तो इस वजह से ना, तो डेविएशन 4 में डिवाइड करके डेविएशन उसका फ़र्क देखते हैं, इससे इसका ये नाम है। तो मीन हमने किया हुआ है डेविएशन। अब मीन जो है वो मिडल थी हमारे पास, मीन जो था इस तरह था ना, हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ये जो दरमियान में था। अब मीन डेविएशन, मीन फ़र्क किसका हम देखेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन, मॉड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला था आपको पहले भी, जो हमारे पास ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ होती है मीन पे हम ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो हम इधर देखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे। उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस देखें, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके लिए न्यू होंगे, लेकिन ये भी जो हैं वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मेथड्स हैं, ठीक है जी। अब मैंने बोला था कि आपको इस तरह समझने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको। देखिए मैंने बोला इसमें हम रेंज और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हम रेंज को लेके चलते हैं क्योंकि रेंज आपको लेनी आती है ना पहले की। फर्ज करते हैं मैं कोई भी वैल्यू आपके सामने लिख देती हूँ, 2 डेटा में ले लेती हूँ, ठीक है, डेटा 1 है और ये डेटा 2 है, 2 4 9 8 6 ये इसमें सोचने की भी ज़रूरत पड़ेगी ना।
या नहीं? अच्छा रहने दें, वैसे ही कर देते हैं। 6 7 9 8 9 8 3 10। अभी हमने 3 10 इसमें ऐड किया और इसमें भी कोई और दो वैल्यूज़ ऐड कर देती हूँ मैं। 4 एंड 4 बहुत ही पीछे चली जाएगी ना। मैं इधर ले लेती हूँ 6 और एक ले लेती हूँ 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए जी, हमने छः वैल्यूज़ ली, हमने छः वैल्यूज़ ले ली। अब हमने देखना है कि इसमें जो है वो वेरिएशन कितनी है। मैंने रेंज का फार्मूला लिखा, मैक्सिमम वैल्यू वही फार्मूला होगा माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो है इधर ज़्यादा कर दिया ना, दोनों में बराबर होगी तो वो उस तरह होगा। इधर 1 लिख देती हूँ। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू जो है इधर जो है वो, ये नहीं मुझसे उस तरह बन रहा ना, कौन सी मैं एग्जांपल लूँ। मैं जो एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं वो भी नहीं समझ पा रही हूँ। यही दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, कोई नहीं फ़र्क पड़ता। एक और बार ट्राई करती हूँ। रेंज का हमारे पास वही फार्मूला होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम जो है इधर 10 है, मिनिमम जो है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह इस डेटा में जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हमारे पास 12 है, मिनिमम हमारे पास 7 है, ठीक है जी। इसमें जो है वो रेंज 8 आ गया और इसमें जो है वो रेंज आ गई हमारे पास 5। अब हम करेंगे क्या, ये 5 ही आता है ना, 7 8 9 10 11। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखें ये जो चीज़ है ना, ये जो वैल्यू है, हमने कहा था कि हम इसमें जो है जो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर है ये सिर्फ बताती है वैल्यू जो है वो हमारे पास कम आई है या ज़्यादा। सिर्फ हम चीज़ इसमें ये डिनोट करते हैं, मीन्स कि उसमें ये पूरा ग्राफ सा, पूरी पिक्चर सी हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। ये मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, इसमें एक एक क्वेश्चन दिया होगा, वैसे मैं इसी तरह आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो अब ये जो 8 आया, अब ये जो 8 आया है, हम इसमें अगर देखें 10 माइनस 2 8, हमने देखना है कि जो इसका जो एवरेज आती है ना उसके जो है ये क्लोज है या नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो हम इसको किस तरह देखेंगे, हमने उसके लिए यूज़ करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। एक्स एम माइनस एक्स नॉट, नॉट जो होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वही जो हमारे पास होता है, और एक्स एम प्लस एक्स नॉट जो है वो हम कर देंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 10 थी, मिनिमम वैल्यू जो थी वो 2 थी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू जो है वो हम करेंगे 10 में से 2 के 8 और 10 में 2 प्लस हुए तो 12। अब हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 12 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यही आता है ना, सॉरी, ये डिवाइड बाई 12। 8 डिवाइडेड बाई 12 जब हम करेंगे हमारे पास आ जाता है 0.67 विच इज इक्वल टू 23। 0.67।
अब देखें ये जो हमारे पास आई है ना ये रेंज, ये जो है ये हमारे पास ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है और ये हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसको हम चेक आउट जो है वो हम कर सकते हैं। किस तरह हम कर सकते हैं? फर्ज करें कि इसका जो है हमारे पास ये जो है वो हमारे पास 8 आया है ना। हमने बोला था कि हम जो हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है उसका हम देखना चाहते हैं अगर, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 आई थी इधर, और इधर जो थी वो हमारे पास आई थी, इधर जो है वो हमारे पास 5 आई है। पहले इसका भी डेटा कर देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। इसका भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज ले लें। इसमें क्या है 12 प्लस 12 माइनस 7, 12 प्लस 7 5, ये 19 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 19 0.26। इससे आपको क्या चीज़ समझ आई? देखें इस डेटा से हम ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है ना उससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि जो वैल्यू से हमारे पास पूरा चार्ट बन जाता है। हमें पता चल जाता है कि हम इससे कंपेयरिंग में जो है वो इजी रहता है। आपके पास वैल्यूज़ तो एक ही दी होंगी, मीन्स एक डेटा सेट होगा। अब देखिए इसमें जो रेंज है वो हमारे पास 8 आई है, मीन्स कि ये बहुत दूर आई है, जबकि जो इसमें है वो 5 आई है। इस पर फिर भी थोड़ा रिलाई कर सकते हैं क्योंकि अगर फर्ज करें कि एक है, कभी इसमें ये 12 अगर 5 7 फिर भी एक दूसरे का ठीक है, लेकिन इसमें जो मिनिमम अगर इसकी वैल्यू देखी जाए वो 2 है। अगर मैं इसका रेंज 8 आया ना, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसकी जो मिड मेरे पास इधर आई है वो 8 आई है, जबकि ये जो दूसरा है इसमें हमारे पास आई है 5। यही बात है ना, मिड वाली इसमें एक में 8 आई है, एक में 5 आई है। अगर इसमें जो वैल्यूज हैं वो देखी जाए, एक हमारे पास 2 आ रही है, मीन्स के एक इधर लाया कर रहा है, एक हमारे पास 4 आ रही है, फिर इधर से बाद यहाँ 6 आ रही है, फिर हमारे पास 8 आ रही है और एक में 10 आ रही है। 8 जो है वो हमारे पास, सॉरी ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है, ये था। और जबकि वो दूसरे में जो है वो हमारे पास एक में 5 है, ठीक है। हमारे पास इधर जो है वो हमारे पास 5 है और अगर हम इधर देखें जो तो ये 0.26 है, मीन्स हम देखते हैं जितनी जो कम होती है ना, ये आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या बोल रही है अल्लाह। अच्छा आप अभी सिंपल याद रख लें, जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है ना, अगर इसका जो आंसर है वो इसमें वेरिएशंस का किस्सा पता चलेगा, ये वैल्यू है वो छोटी है, ये 0.26। इट मीन्स कि इसमें जो मैं अभी अगर डेटा का वो ग्राफ भी ड्रा करूँगी ना तो ये जो है वो ज़्यादा मेरे लिए रिलायबल होगा। ये आप खुद भी ड्रा करके देख सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू से देखें, इसमें एक दरमियान में मिड जो है वो 5 आया है और इसके अलावा इधर देखा जाए 7 8 9 11 12, तो ये जो ज़्यादा इसका डेटा है ना वो रिलायबल है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए आपको वैसे ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। उधर जो क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपसे कोई पूछे एक का आंसर मेरे पास 0.26 है और एक का आंसर जो है वो मेरे पास आया 0.67, तो आप किस डेटा पे रिलाई कर सकते हो, आप किस पे जो है वो डिपेंडेंट हो सकते हो कि आया कि अगला भी वो से ही खेलेगा, तो ये जो है वो बेस्ट होगा। जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही डेटा बेटर आंसर देगा और उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, जबकि अगर वैल्यूज़ जो ज़्यादा आ रही होंगी उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। 0.26 बेटर है 0.67 से, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको समझानी थी कि किस तरह अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई भी बगैर उसको देखे बिना आपने ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना है, एक में जो है इधर पॉइंट आ रहा है, एक में इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है,
जबकि जो दूसरा है उसमें जो है वो क्लोज ही वैल्यू ज़्यादातर रहती हैं। तो ये जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, और ये जो है वो हमारे लिए बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो आंसर्स हैं वो हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल आते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई। बताने का मकसद ये था कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्शंस को यूज़ क्यों करते हैं। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि हमने स्कैटरनेस और इन चीज़ों को जो है वो मेजर करना था कि आया जो हमारा जो वेरिएशन है इसमें वेरिएशन डेटा में कितनी है। ये चीज़ हमने देखी, और ये जो चीज़ें हैं वो हम मेजर ऑफ सेंट्रल अटेंडेंसी से फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ये चीज़ हमारे लिए थी। और मैंने फिर इसमें समझाया कि अगर जो वैल्यूज़ हैं वो अगर एवरेजेस जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज होंगी तो उसमें लेस वेरिएशन होगी, तो डेटा जो है वो ज़्यादा बेटर होगा और हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। जबकि अगर फार हुई तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन होगी और हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने प्लेयर ए प्लेयर बी की एग्जांपल दी। हमने देखना अगर बेस्ट प्लेयर कौन सा है, तो बेस्ट प्लेयर वो होगा जो जिसने कंसिस्टेंटली खेला ठीक है। जबकि जो दूसरा था वो कंसिस्टेंट नहीं था, एक में ज़्यादा ले रहा था एक में कम ले रहा था। तो हम इसको किस तरह अज्यूम कर सकते हैं कि अगला जो मैच है वो ठीक खेलेगा या नहीं। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन दो तरह की होती हैं। एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो सिर्फ अमाउंट बताती है कि ज़्यादा या कम, लेकिन उसे हम कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए क्या मीन्स वो ग्राफ वगैरह उसमें ड्रा नहीं कर सकते। जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मकसद ही यही होता है कि उसे मोर अंडरस्टैंडेबल बनाना। मीन्स कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके फ़र्ज़ करें कि ये 17 आता है, लेकिन जब जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में वही चीज़ जो 17 है उसको देखा जाएगा कि ये इसको करना किसका है ना, मीन्स वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। तो वो जो चीज़ आती है वो रिलेटिव में आती है। रिलेटिव जो है और एब्सोल्यूट में यही फ़र्क है कि जो एब्सोल्यूट है उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो फुल पिक्चर नहीं देता, जिसकी वजह से हमने रिलेटिव निकालना होता है। और रिलेटिव क्या होता है, वही जो हमारे पास आंसर आए होते हैं उनका अपनी एवरेजेस के साथ जो है वो कंपैरिजन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एब्सोल्यूट में जो रेंज है वही रिलेटिव में कोफिशिएंट ऑफ रेंज लिखा हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इन्हीं की पिक्चर को आगे हम देखते हैं। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये जो 5 टूल्स हैं वो यूज़ करेंगे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि रेंज हो गया या कुछ भी हो गया तो इसका जो है वो ड्रा करने का फ़ायदा क्या होता है। वैसे आपको ये ड्रा वगैरह नहीं करना होगा, आपको सिंपल क्वेश्चन दिए होंगे कि रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करें, और आपको दो डेटा भी नहीं दिए होंगे। बताने का मकसद ये था, अगर कोई पूछ ले आपसे कि हम इस रेंज को मीन्स के ये हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन को यूज़ क्यों करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन का फ़ायदा क्या है। अगर आपने वैसे तो हम BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आगे ये आपको जो फ़ायदा दे सकती हैं। आपको ये पता चल गया कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्यों हम यूज़ करते हैं, कि उसकी जो टेंडेंसी जो है सेंट्रल से वो उसका रुझान फाइंड करने के लिए हमने मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का यूज़ किया था। इसी तरह हम डिस्पर्शन का आगे यूज़ कर रहे हैं कि आगे इनका ये जो है वो फैलाव कितना है। अगर थोड़ा फैलाव हुआ तो वो गुड होगा, और जो ज़्यादा हुआ तो वो बैड होगा। ये गुड और बैड पे ये जो है वो हमारा चैप्टर जो है वो रिलाई करेगा, लेकिन इसमें आपको इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। मीन सिंपल क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो आप मीन्स के और भी बहुत सारे लेक्चर्स ले सकते हैं कि ये जो है ये क्या चीज़ें होती हैं। वैसे इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज और ये रेंज, इनमें डिफरेंस क्या है। एक में हम कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे में हम कंपेयर नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाहु खैरन।